हाय गाइस, गुड इवनिंग। आइए हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ये साफ पता लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं, तो यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन आप जानते हैं। ये लिक्विड सॉल्यूशन ये इसमें क्या है, कुछ भी डाल दें, आपको नहीं पता अभी क्या डालें, लेकिन ये सॉल्यूशन जो है ये लिक्विड के फॉर्म में है, दैट्स ऑल। ठीक है। तो कहता है जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मतलब क्या, ये देखिए ये सॉल्यूशन आपने बना दिया, ये सॉल्यूशन बना दिया और ये क्लोज कंटेनर है, ये क्लोज कंटेनर है, यहाँ पे क्लोज कंटेनर है, तो यहाँ पे क्या होता है, वेपर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो इसके बीच में ये जो वेपर जो है, ऊपर से जो वेपर है, इस सॉल्यूशन के ऊपर में कितना प्रेशर लगाता है, दैट इज द वेपर प्रेशर। ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ। लिक्विड सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज इन लिक्विड। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो लिक्विड सॉल्यूशन क्या बोलता है, फॉर्मेशन तभी होगा जब जो सॉल्वेंट शुड बी लिक्विड ही होना चाहिए। यानी कि हम जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, जो सॉल्वेंट का जो नेचर होगा वही सॉल्यूशन का नेचर होगा। वी हैव ऑलरेडी इसके बारे में हम देख चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द सॉल्यूट कैन बी ए गैस, गैस हो सकता है सॉल्यूट, ए लिक्विड, ए सॉलिड, कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूट क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या सॉलिड हो सकता है। सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, यानी कि ये यहां पे देखिए ये लिक्विड ऑलरेडी पड़ा है और इस केस में हमने गैस को डाल दिया, तो ये सॉल्यूशन बना दिया और राइट नाउ ये सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उसी बारे में बात करता है, जो सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस इन सेक्शन 2.3.2.3.2 में। ठीक है। यानी कि हम क्या इससे सीखे, हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ यही बोलता है कि कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट में हम गैस को कैसे डिजोल्व करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। प्लीज अगर आप नहीं देखे तो पीछे वाला वीडियो देखिए। ठीक है। इन दिस सेक्शन अभी जो पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ इन लिक्विड सॉल्यूशन, इस केस में क्या, इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन ए लिक्विड। यानी कि कोई भी लिक्विड दिया होगा उसमें लिक्विड डाल दें या सॉलिड डाल दें, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसके बारे में डिस्कस करना है। Such solution may contain one or more volatile component। ऐसा सॉल्यूशन जो होगा जो कि एक या एक से ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट, सपोज दैट आपने लिक्विड मिला दिया, दोनों हो सकता है, दोनों के लिक्विड वोलेटाइल हो सकता है, या एक लिक्विड वोलेटाइल हो सकता है। सॉलिड मिला दिया तो एक लिक्विड वोलेटाइल हो सकता है। ये चीजें लिखा हुआ है, वन और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, यानी कि एक हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। जनरली द लिक्विड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल, कहता है जनरली ऐसा देखा जाता है जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है उसमें से जो लिक्विड बना है, सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल होता है जनरली। अगर एज यूजुअल कुछ नहीं दिया तो हम क्या मानते हैं, वाटर मानते हैं, और वाटर तो वोलेटाइल तो होता ही है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, द सॉल्यूट मे और मे नॉट बी सॉल्वेंट, यानी कि कहता है जो सॉल्यूट मे और मे नॉट बी, यानी कि लिक्विड हो या सॉलिड हो, वो वोलेटाइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। We shall discuss the properties of only binary solution। हम देखेंगे उसी की प्रॉपर्टी देखेंगे जो बाइनरी सॉल्यूशन होगा, यानी कि जो दो ही कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। ठीक है। जबकि जो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मे भी सॉल्वेंट है, एक हो जाएगा, और 2 3 4 कंपोनेंट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें बोल रहा है जो हम दो ही बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, दैट इज द सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट रखता है, नेमली द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड में लिक्विड डाल दीजिए, या सॉलिड में सॉलिड लिक्विड में डाल दीजिए, यानी कि लिक्विड में लिक्विड डाल दें या सॉलिड इन लिक्विड में डाल दें। ठीक है। तो इससे तो हमको यह समझ में है जो वेपर प्रेशर कैसे होता है, और वेपर प्रेशर के बारे में मैंने बताया जो एक क्लोज कंटेनर होगा, इसके ऊपर में जो ये वेपर बना है, ये वेपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है इस सॉल्यूशन के, दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। अब देखिए इसमें 2 चीजें हमने पढ़ा, जो लिक्विड को लिक्विड मिला दे या सॉलिड को लिक्विड में मिला दे। तो हम एक एक करके देखते हैं, पहले लिक्विड को लिक्विड में मिला करके देखते हैं क्या होता है। चूंकि हमने 3 चीजें पढ़ते हैं, सॉल्यूशन 3 ही टाइप का होता है, तो हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी जो लिक्विड में गैस को डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि जो हेनरीज कांस्टेंट, उसको हेनरीज लॉ बोलते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं इसके लिए, देखिए क्या, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि क्या बोलता है, ये लिक्विड का ऑलरेडी है आपके पास सॉल्वेंट, इसमें जो मिलाया वो लिक्विड मिला दिया, यानी कि ये क्या बोलते हैं, जैसे कि इथेनॉल बोलते हैं, जो कि इथेनॉल बोले तो क्या वाइन की बात कर रहे हैं, अगर वाइन मिला देते हैं इस केस में तो पानी और वाइन तो आसानी से मिल जाता है। तो उस केस में देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के केस में, देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट अस कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड। 2 वोलेटाइल लिक्विड को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं,
दोनों के दोनों, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या हो सकता है, जिसका लेस अमाउंट है, जो, और सॉल्वेंट होता है जिसका मोर अमाउंट है। दोनों के दोनों वोलेटाइल है। द डिनोट द टू कंपोनेंट 1 and 2, दोनों को हम लोगों ने मेंशन कर दिया, एक कंपोनेंट को 1 कर दिया, एक कंपोनेंट को 2 कर दिया, ठीक है। व्हेन टेकन इन ए क्लोज्ड वेसल, किसी क्लोज वेसल में हमने लिया, बोथ द कंपोनेंट्स वुड इवेपोरेट, दोनों के दोनों कंपोनेंट इवेपोरेट करेगा, एंड इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम वुड बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द वेपर फेज एंड द लिक्विड फेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, देखिए यहां पे कहता है, शुरू में देखिए ये लिक्विड है, एक क्लोज वेसल है ये वाला, तो आप यहां पे ले लो, ये क्लोज वेसल है, यहां पे वेपर है। कहता है जी दोनों के कंपोनेंट जाएंगे, दोनों के कंपोनेंट जाएंगे, तो दोनों के कंपोनेंट तो कभी ना कभी तो ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर देगा ना। मैंने तो बताया था, कल भी बताया था पिछले क्लास में, जी जब भी आप बॉटल में कुछ भी चीजें को रखते हैं, इस तरह से रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहीं तक आपके लिए फिलअप होता है। यानी कि क्या होता है, इस केस में गैस भरा हुआ है, इस केस में गैस भरा हुआ है, तो ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेता है। इस केस में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है। सेम एज कभी भी अगर क्लोज कंटेनर में हो जाएगा, तब तक ये इक्विलिब्रियम, जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा, तब तक क्या होगा, यहां से गैस डिजॉल्व होते रहेगा इस केस में, ठीक है। तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन इवेंचुअली लिखा हुआ है, ये एकदम है कि ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा, ठीक है, बिटवीन द किसके किसके बीच में, ये ऊपर वाला वेपर फेज है, नीचे वाला लिक्विड फेज है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, लेट द टोटल वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज बी पी टोटल, उसको बोलते हैं पी टोटल एंड P1 एंड P2। अब देखिए क्या लिखा है, टोटल प्रेशर इसमें क्या क्या हो सकता है। तो यहां पे मैं फिर से बता दूं आपको, ये ऐसे आपने बनाया, ऐसे बनाया, यहां पे ये वेपर बन गया है और ये लिक्विड है, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या क्या प्रेशर मिल रहा है, इसमें क्या होता है, P1 भी है और P2 है, दोनों वोलाटाइल है, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ वेपर बन के P1 भी गया होगा, P2 भी गया होगा। तो देखिए एक P1 प्रेशर होगा, एक P2 प्रेशर होगा और एक P टोटल होगा। P टोटल मतलब क्या, P टोटल तब होगा जब क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, यानी कि कितने टाइप के प्रेशर आपको देखने को मिला इस पूरे कंटेनर में, कितने टाइप का प्रेशर को मिला, तीन तरह के, क्या क्या मिला, P टोटल, P1 एंड P2, यही चीजें लिखा हुआ है। स्टेज उस पे जो होता है P टोटल भी मिलता है, P1 भी मिलेगा, P2 भी मिलेगा, 3 टाइप का प्रेशर। तब कहता है बी द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। किसके बारे में बात कर रहा है, कह रहा है क्या कि जो वेपर प्रेशर तो लिखा हुआ है दिस स्टेज P टोटल तो होगा, लेकिन एंड P1 एंड P2 जो होता है बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ, यानी कि इसमें जो ये P1 और P2 जो है, दी जाता पार्शियल प्रेशर ऑफ P1, दी जाता पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, और ये होता है टोटल प्रेशर, यानी कि टोटल प्रेशर कौन सा, P1 प्लस P2 को टोटल प्रेशर बोलते हैं। रेस्पेक्टिवली ये लिखा हुआ P1 P2 को बोला है ये पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है, दीज पार्शियल प्रेशर आर रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन x1 एंड x2। तो हम पढ़े हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में, हम जानते हैं ये P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। ये कहां पे पढ़े थे हमने, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, कहां पढ़े थे, हेनरीज लॉ में पढ़े थे। ऐसे ही पढ़े थे, जिसका पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, उस केस में क्या होता है, डिजोल्यूशन या उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा डिजोल्व करेगा, ये बात हम पढ़े। तो यही चीजें लिखा हुआ है, दीज पार्शियल प्रेशर इज रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन x1 एंड x2 ऑफ द टू कंपोनेंट 1 and 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखिए एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, इन्होंने फ्रेंच केमिस्ट्री में लिखा हुआ है, इन्हीं को राउल्ट्स बोलते हैं। राउल्ट्स लॉ में जो क्या किया 1886 में, गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन देम, किसके बीच में, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में इन्होंने रिलेशन एक दिया था। कौन दिया था, गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन देम, द रिलेशनशिप इज नोन एज द राउल्ट्स लॉ। जो रिलेशन गिवन था उसको नाम दिया गया, ये राउल्ट्स लॉ से रिलेशन आया है, विच स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, कहता है कि किसी भी वोलाटाइल लिक्विड के लिए, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, यानी कि दोनों को दोनों ही वोलाटाइल है, तब कहता है द पार्शियल प्रेशर, the partial vapor pressure of each component in a solution is directly proportional to the mole fraction। यानी कि क्या कहता है, ये राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा, जो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ इट, ये राउल्ट्स लॉ ने रिलेशन दिया था इसके बीच में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाता है, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाता है, तो कहता है P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इनटू x1।
अब देखते हैं ना, ये x1 लिखा, ये p1 लिखा, ये p1 नॉट लिखा। दीज आर द प्योर फॉर्म, यानी कि प्योर बिल्कुल एकदम बिल्कुल सॉल्वेंट है, इसमें कोई सॉल्यूट नहीं मिलाया गया। एंड दीज आर द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में, x1 इज द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। एंड दीज आर द पार्शियल प्रेशर, कब, जब जो सॉल्यूशन क्रिएट किया उसके बाद से वेपर बना ऊपर में गया तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड द P1। ठीक है, तो यहीं पे लिखा हुआ है वेयर P1 इज द वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर फॉर्म। मैंने फिर से बता रहा हूं, जो हर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग होता है, एवरी, यानी कि दी जाता कांस्टेंट, ये फिक्स होता है, ये आपको गिवन रहेगा ही रहेगा, हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो P0 इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि जिस टेम्परेचर की बात करें, ये कंटेनर रखा है, ये कंटेनर में रखे हैं और टेम्परेचर यहाँ पे सपोज दैट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रख किया, तो उसी को दूसरे कंटेनर में सॉल्वेंट के लिए रखते हैं और उसके बाद से इसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं फिर से बता रहा हूं, जो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और हर एक इंडिविजुअल लिक्विड का फिक्स होता है, तो इसीलिए जिस पे इसका वेपर प्रेशर क्या है वही चीजें यहां पे हम इस्तेमाल करें। देखते हैं क्या होता है। तो वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट, सिमिलरली फॉर द सेकंड कंपोनेंट के लिए क्या होता है, P2 इक्वल टू, आप जानते हैं जो क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू क्या होता है, P2 नॉट, क्योंकि जो P2 नॉट इंटू x2, ये P2 नॉट क्या है, दीज आर द क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट होगा, जो सेकंड वाला सॉल्वेंट, यानी कि कंपोनेंट 2 हो जाएगा, जिसको हम P2 मानते हैं वो कंपोनेंट 2 हो गया, क्योंकि जो हमने कंपोनेंट 1 और 2 माना था। ठीक है, वेयर P2 इज द रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट 2 लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये अकॉर्डिंग डाल्टन्स लॉ के अनुसार क्या बोलता है, द टोटल प्रेशर, यानी कि P टोटल ओवर द सॉल्यूशन फेज, ओवर सॉल्यूशन के ऊपर में, ओवर द सॉल्यूशन फेज इन द कंटेनर विल बी द सम ऑफ द टोटल प्रेशर, विल बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। यही बात बोला है, कुछ नहीं। यहां पे देखिए, ये ऐसे सॉल्यूशन हो गया, इस केस में वोलाटाइल है, यहां से ऊपर जाएगा, और ये क्लोज कंटेनर है, यहाँ पे एक क्या हो गया, वेपर बन गया, तो कहता है P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2, दैट्स ऑल। ये सिर्फ बोला है डाल्टन्स लॉ ने, इतना ही बात बोला है। और डाल्टन्स लॉ हम जानते हैं जी, ये वेपर के लिए ही, वेपर प्रेशर के लिए हम बात करते हैं। हम बात करेंगे गैसियस स्टेट में 1 सेकेंड जब बात करेंगे तो वेल, तो ओवर द सॉल्यूशन फेज इन द कंटेनर विल बी सम ऑफ दिस ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन एंड इज गिवन एज, ये देखिएगा यही लिखा है डाल्टन्स लॉ, क्या आता है, जो P1 प्लस P2 प्लस P3 जो भी होगा अप टू इन्फिनिट इज इक्वल टू P टोटल होता है। अब देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2 वी गेट, कहां पे सब्स्टिट्यूट करूं साहब, P1 P2 का वैल्यू को कहां पे ये करूं, तो ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ, दिस इज द P1 एंड दिस द P2। ये P1 P2 को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, इसमें पुट कर दीजिए, P टोटल में पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको सीन कुछ और बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 को आपने ला करके यहाँ पे पुट करो, और ये इक्वेशन नंबर P2 को आप ला करके यहाँ पे पुट कीजिए। क्या आपके पास ये वाला नहीं आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे x1 इंटू P0, x2 इंटू P0। ठीक है, ओके, x1 x2 क्या है, दीज आर द मोल फ्रैक्शन। हम जानते हैं x1 प्लस x2 एंड दैट इज इक्वल टू 1, ऑलवेज होता है। और x1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x1 के जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस x2 लिख सकते हैं, या x2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस x1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस x1 लिख सकते हैं ना। इसको इसने पुट कर दिया, ये देखिए ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे x1 की जगह पे पुट कर दिया, तो देखिए ये वाला वैल्यू आ गया, 1 माइनस x2 आया, और ये P0 के लिए ये तो P0 आया ही है, और ये वाला वैल्यू सेम रख दिया, ये वाला वैल्यू सेम रख दिया। ठीक है, ये वाला देख लीजिए, समझ पा रहे हैं कि नहीं, 1 माइनस x2 इंटू P1 नॉट प्लस x2 इंटू P2 नॉट। ठीक है, इसी को जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, मैं लिख देता हूं P1 नॉट माइनस क्या लिख दूं मैं, P1 नॉट इंटू x2 प्लस P2 नॉट इंटू x2, ऐसा कर दे। अब क्या करेंगे, आपके लिए अगर निकालना हो तो P1 नॉट यहां पे कर दे प्लस, इसको बाहर करो, इसके लिए आओ, तो यहां पे क्या लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे P2 नॉट, लिख सकता हूं क्या, P1 नॉट इंटू x2, क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, अरे ये वाला को यहां लेके आया, ये वाला को यहां लेके गया, और क्या है। ठीक है, दोनों को एक्सचेंज कर दिया ताकि जो P2 नॉट, ये चीजें लिखा हुआ है,
ठीक है। एक चीज और इक्वेशन आपके पास मिल सकता था, यहाँ पे एक इक्वेशन और देख लीजिए, यहाँ पे शायद लिखा है, नहीं लिखा है, कंक्लूड नहीं किया। सी हियर, यहाँ पे एक और चीज कर सकते थे क्या, आप क्या करते थे, यहाँ पे x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे x2 इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस x1 कर दें। तो इसके जगह पे यहाँ पे भी पुट कर सकते थे, यहाँ पे भी, तो ऐसा ही कुछ रिजल्ट आ जाता। वैसे रिजल्ट एक और क्या हो जाता, पी टोटल इक्वल टू क्या होता है, P2 नॉट माइनस सॉरी P2 नॉट प्लस क्या हो जाता है, P1 नॉट माइनस P2 नॉट इंटू x1। ऐसा करेंगे ना तो आपको ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। इसमें फाइनली जो कंक्लूड किया गया उसमें बताया गया है, देखिए क्या क्या होता है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या, फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द इक्वेशन नंबर इतना। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2.16 यानी कि वेर इज 2.16, ये वाला सीक्वेंस 2.16 से एक कंक्लूड किया गया है और ये ड्रॉ किया गया। तो देखिए क्या क्या पहले पढ़ना है इसमें, द टोटल वेपर प्रेशर ओवर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर में टोटल वेपर प्रेशर कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट से। देखिए यहां पे देखिए टोटल पी टोटल है ना, तो पी टोटल में क्या आ रहा है, एक ही तो मोल फ्रैक्शन आ रहा है ना, तो कह रहा है। और दूसरा मैंने बताया था ये पी टोटल बराबर, एक और बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया, P2 नॉट प्लस क्या लिख दूंगा, P1 नॉट माइनस P2 नॉट इंटू x1, ऐसा लिख दें। तो यानी कि एक ही मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड हो ना। फाइनली कंक्लूड क्या हो रहा है कि जो हमारे पे पी टोटल अगर चाहिए तो एक मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। यानी कि या तो मोल फ्रैक्शन x2 का निकाल दे या x1 का निकाल दे, किसी का भी एक होगा तो हमारे पास आसानी से आंसर आ जाएगा। वही चीज लिखा हुआ ये टोटल वेपर प्रेशर यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लिनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ 2, यानी कि किसके ये देखिएगा इसके बारे में, इसे 2.16 और 2.16 में ये वाला इक्वेशन आया है। तो ये देखिए मोल फ्रैक्शन यहाँ पे आया, x2 आया, तो कहता है P टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि लीनियरली वेरी कर रहा है x2 कंपोनेंट के। इक्वेशन नंबर 1 से अगर इससे बात करेगा, ये वाला इक्वेशन से बात करेगा तो कहता है x1 लीनियरली वेरी कर रहा है, ये वाला से बात कर रहा है तो कहता है x2 लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ऊपर में लिख भी दिया, कंक्लूड हम जो कर रहे हैं 2.16 से कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या लिखा है देखिएगा, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 and 2, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है किसके ऊपर, 1 and 2 पे। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेज और इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1, यानी कि क्या कहता है, जो टोटल वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, यानी कि बढ़ेगा या घटेगा किसके ऊपर डिपेंड करता है, 1 के ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने तो x2 लिखा था ना, यहाँ पे ये देखिए ना, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे P टोटल इक्वल टू क्या लिखा, P1 प्लस यहाँ पे क्या लिखा, 1 सेकंड दिखा देता हूं मैं, देखो यहाँ पे P2 माइनस P1 लिखा हुआ, तो यहाँ पे प्लस कर दो एंड P2 माइनस P1 नॉट इनटू क्या लिख दो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, P2 लिखा हुआ है। तो ये करने के बाद, ये देखिए यहाँ से ये करने के बाद क्या कहता है, ये टोटल प्रेशर जो होता है, यही चीजें लिखा हुआ, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर of the pure component 1 and 2 total vapor pressure over the solution decreases और increase करेगा, decrease करेगा with the increase of the mole fraction of the component 1। क्यों भाई, क्योंकि अब डिपेंड करता है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। अब आप कहता है कंपोनेंट 1 के लिए अगर x1 का वैल्यू कहते हैं जो x1 बढ़ेगा तो क्या x2 बढ़ेगा, क्या x2 घट जाएगा। अगर x1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x2 बढ़ जाएगा। यानी कि कहता है जे अब मोल फ्रैक्शन x1 पे भी डिपेंड करता है। तो इनडायरेक्ट वे में वो सारी बातें बोला है, बट हम जानते हैं जो P टोटल बराबर क्या होता है, P2 नॉट प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट इंटू x1, ये भी एक फॉर्मूला जानते हैं। बस इनडायरेक्ट वे में वो बातों को कह रहा है जो P1 और P2 दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, a plot of P1 or P2 versus the mole fraction x1 and x2 for a solution gives a linear plot as shown in the 2.3। ये देखिएगा 2.3 केस में यहाँ पे देखो ये मोल फ्रैक्शन और क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे प्लॉट द मोल फ्रैक्शन के लिए और वेपर प्रेशर के, यहाँ पे दी जाता है वेपर प्रेशर, दी जाता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। आप ये चीज जानते हैं, मैंने ये देखिए x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 आप जानते हैं। इसका मतलब अगर ये 0.2 प्लस तो 0.8 होगा, दैट इज इक्वल टू 1। अगर ये 0.7 होगा तो ये कितना 0.3 होगा, दैट इज इक्वल टू 1।
इसका मतलब ईच एंड एवरी मोमेंट पे x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होगा, यस और नो। ये जो मैंने लिखा ईच एंड एवरी मोमेंट, हर एक पॉइंट पे x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होगा, यस और नो होगा। तो ये इक्वेशन से दिए, अगर x1 का वैल्यू यहां पे 1 लिखा है तो x2 का वैल्यू मस्ट भी, यानी कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है, तो x1 इक्वल टू 1 गिवन है तो ये 0 होगा, तो इक्वल टू 1। इसका मतलब साफ पता चलता है कि x1 एकदम बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, इसमें कुछ भी नहीं मिलावट है, कोई सॉल्यूट नहीं मिलावट है। दैट्स व्हाई ये लिखा है P1 नॉट प्रेशर, ठीक है, ये P1 नॉट हो गया। सेम एज ये देखिएगा x1 धीरे धीरे घटते जा रहा है और कहां पे जा रहा है, अप टू 0 जा रहा है। और देखिए x2 यहां पे 0 था, अब धीरे धीरे बढ़ते गया, x2 कहां पे बढ़ गया। इसका मतलब अगर x2 यहां पे आ रहा है तो ये देखिए P2 हो गया। इससे साफ पता चलता है, ये देखो ग्राफ में अगर P1 यहां है P2 यहां है, तो इससे साफ पता चलता है P2 नॉट इज ग्रेटर देन P1 नॉट, यानी कि क्या बोलता है, इसकी वोलेटिलिटी ज्यादा, ये ज्यादा वोलेटाइल है P2 और P1 जो है कम वोलेटाइल है। इसका मतलब यहां पे अगर बात करूं तो क्या बोलिएगा, x1 ज्यादा कि x2 ज्यादा, तो x1 ज्यादा, क्योंकि x1 अगर यहां मिडिल है तो 0.5 होता, प्लस 0.5 होता दोनों, बट उससे पहले है तो यहाँ x1 क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। तो देख लीजिए x2 है, क्योंकि x2 कहां से चल रहा है, 0 से चल रहा है, और x1 कहां से चल रहा है, 1 से डिक्रीज हो रहा है, और x2 कहां से 0 से इंक्रीज कर रहा है, तो ये 0.3 तक पहुंचेगा, तब तक ये 0.7 तक घट के आ गया होगा, ठीक है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या क्या सीखा, x1 जाना, x2 जाना, ये कब 0 होगा, कब क्या होगा, ये प्योर फॉर्म में, ये प्योर फॉर्म में, राइट। अब आप क्या किया, आपने जो दो सॉल्यूट आपने डाला, इस केस में आपने डाला दो चीजें, एक सॉल्वेंट तो है ही और एक सॉल्यूट भी डाल दिया। अब देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे घट रहा है इसका, और इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। इस पॉइंट पे जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बोलो, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो देखो वेपर प्रेशर घट गया, किसका, ये जो डॉट डॉट लाइन है, ये किसका वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर किसका है, केवल कंपोनेंट 1 का है। क्योंकि हम जानते हैं P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। तो आपने ये x1 यहाँ पे 1 था, आपने आगे बढ़ा, यहाँ पे आगे x1 का वैल्यू और घट गया, तो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर और घट गया, यहाँ पे हो गया, इसीलिए ये लिनियरली डिक्रीज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सेम एज अगर x2 की बात करें तो x2 यहाँ पे 0 था और प्योर फॉर्म में यहाँ पे 1 पे था, तो धीरे धीरे बढ़ते गया। यानी कि पहले भैया यहाँ पे पोजीशन पे क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, P2 का 0 था, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा, यहाँ पे और बढ़ा, यहाँ पे और बढ़ा, और यहाँ पे मैक्सिमम बढ़ा। यानी कि उस केस में यहाँ पे जब मैक्सिमम होगा उस समय क्या हो जाएगा, P1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आपको एक चीज का ग्राफ पता चल गया जी, लिनियरली इस तरीके से और इस तरीके से कैसे होता है। लेकिन P टोटल बराबर क्या होता है, P टोटल बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2, ठीक है, यानी कि P1 प्लस P2। अब क्वेश्चन ये बनता है, जब P1 नॉट छोटा था, P2 ज्यादा था, अब क्या करेंगे, P1 प्लस P2 जब भी करेंगे तो P टोटल जब बात करेंगे ना, तो हमेशा इस दोनों के बीच में ही रहेगा। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर P1 नॉट प्लस P2 नॉट इक्वल टू बहुत ज्यादा होना चाहिए था, बहुत ज्यादा होना चाहिए, नहीं, यहां पे देखो ना, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता ना, तो जितनी मोल फ्रैक्शन होगा उसी के अनुसार ये होगा, जितने मोल फ्रैक्शन होगा उसके अनुसार ये होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई ये जो P टोटल जब भी एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों के बीच में, क्योंकि जितना ये क्या होगा, P1 जितना बढ़ेगा उतना ये घटेगा, या ये यूं कहें, जितना एक घटेगा तो ये दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए P टोटल बराबर क्या बोलते हैं कि अगर आप कह रहे हैं, सपोज यहाँ पे लिक्विड है, तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर कब हो सकता है, मैक्सिमम कब हो सकता है, क्या कहेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा वोलेटाइल होगा, ज्यादा से ज्यादा उड़ेगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, ऑलवेज इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में ही लाई करता है। और इक्वेशन से भी मैं दिखा देता हूं, इक्वेशन से कैसे कैसे होता है, आगे चल के देखते हैं। तो हमने यहां तक देख लिया था, ये प्लॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन, प्लॉट इन दिस, ठीक है, यहां तक देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, these line 1 and 2 passes through the point and respectively when x1 and x2 equal unity। देखो एक पॉइंट से ये गुजर रहा है, ये देखो यहां से ये आ रहा है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आ रहा है, ये से, ठीक है। तो ये वाला एक पॉइंट में मिल रहा है क्या, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे ये वाला पॉइंट में मिल रहा है, इस पॉइंट पे जब देखेंगे ना तो यूनिटी होगा। क्यों भाई, इसी पॉइंट पे यूनिटी होगा, इस पॉइंट पे नहीं होगा, होगा।
ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट को जोड़िए तो हो जाएगा। क्या हुआ, इस पॉइंट पे नहीं होगा, यस इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़िएगा तो हो जाएगा। इस तरीके से इस पॉइंट को यहाँ पे और यहाँ पे जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे 1 होगा ही होगा। लेकिन ये बोलता है कि एक पॉइंट से पास कर रहा है, दोनों ही एक पॉइंट से पास कर रहा है जहां पे यूनिटी होगा, यानी कि x1 कुछ अलग होगा x2 कुछ अलग होगा, दोनों को प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये लिखा व्हेन इक्वल यूनिटी। ठीक है, सिमिलरली द प्लॉट थर्ड में लिखा हुआ है ऑफ द टोटल प्रेशर वर्सेस के लिए टोटल प्रेशर किसके लिए वर्सेस x2। यहाँ पे ये इक्वेशन से कंक्लूड किया ना, यहाँ पे देखो 2.16 से, दैट्स वाई कहता है जो टोटल प्रेशर को और हम P2 को ये कर रहे हैं, तो कहता है x2 इज प्लॉटेड एज लीनियर होता है, क्योंकि ये से ये लीनियर भी होता है, यहां से यहां ये भी लीनियर है। 2.3 में द मिनिमम वैल्यू ऑफ P नॉट इज P टोटल, सॉरी मिनिमम वैल्यू ऑफ P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाए, P टोटल के लिए कहां से कहां तक वेरी करता है, लीनियर तो होगा, लेकिन यहां से लेके यहां तक वेरी करता है, मिनिमम वैल्यू ये होगा, मैक्सिमम वैल्यू ये होगा। तो वही चीजें लिखा हुआ, मिनिमम वैल्यू ऑफ P टोटल इज P नॉट एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज P2। ठीक है, नेक्स्ट P2 नॉट। ठीक है, एज्यूमिंग दैट कंपोनेंट 1 इज लेस वोलेटाइल देन द कंपोनेंट 2। एज्यूमिंग क्या है, ये तो दिख भी रहा है, यहां से दिख भी रहा है, ये दिख ही रहा है, क्योंकि ये P2 का ग्राफ ज्यादा है, P1 का ग्राफ कम है, तभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे P2 ज्यादा है और P1 कम है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, यानी कि ऊपर जाने के बाद इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा है, कहता है जी यहाँ पे ये लिक्विड बना दिया आपने, ये सपोज दैट यहाँ पे आपने कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 मान लिया, ये क्लोज कंटेनर है, यहाँ पे वेपर है। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा दोनों के केस में, तब कहता है क्या कि जे इस वेपर फेज में देखिए यहाँ पे मैं मान लेता हूं x1 और x2, यहाँ पे मान लेता हूं मैं y1 और y2, क्योंकि जो दोनों ही वोलेटाइल है ना, तो दोनों जाएगा तो एक y1 भी जाएगा एक y2 भी जाएगा। ठीक है, तो जो x1 होगा वो वेपर फेज में जाएगा तो y1 जाएगा, x2 होगा तो वेपर फेज में जाएगा तो y2 होगा। ठीक है, तो यही चीजें लिखा हुआ है। द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, इस वेपर फेज में कंपोजिशन क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इफ y1 एंड y2 द मोल फ्रैक्शन ऑफ y1 और y2 जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली इन द वेपर फेज। यानी कि वेपर में जब जाता है तो y1 y2 मानते हैं, कंपोनेंट 1 को y1 माने, कंपोनेंट 2 को y2 मान लिए, तो यूजिंग द डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर, क्योंकि ये डाल्टन्स लॉ मैंने फिर से बता रहा हूं, ये गैसियस स्टेट में पढ़ना होता है, और डाल्टन्स लॉ ओनली फॉर वेपर के लिए ही एप्लीकेबल होता है, राउल्ट्स लॉ जो होता है सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, यहाँ पे देखिए P1 इक्वल टू Y1 इंटू P टोटल, यानी कि क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, दी जाता है डाल्टन्स लॉ। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्म ये लिखा हुआ है, जनरल फॉर्म, यानी कि ये होता है जो P ऑफ I इक्वल टू Y ऑफ I इंटू क्या लिखते हैं यहाँ पे P टोटल। ठीक है, ये जो होगा यानी कि जो भी निकालना है I की जगह 1 2 3 जो कुछ रखना है आप रख सकते हैं। तो ये डाल्टन्स लॉ से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, बाकी सब चीज़ें ये चीज़ें हैं वो चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ, नथिंग एल्स। ओके, तो यहाँ तक हम देखते हैं आज, उसके बाद से नेक्स्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन कैसे होता है क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा से पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, उन बच्चों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनके लिए इसे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और जो कुछ भी अगर डाउट हो, अगर केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कहीं पे भी डाउट हो, इवन एनसीईआरटी हो या एनसीईआरटी से हट के हो, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ताकि मैं आपको समझ सकूंगा, उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।